नमस्कार, मैं अखिलेश सिंह स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल सोच समाज की पे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट के लिए। मैं बहुत पहले से इन्हें जानता हूं, मेरे क्लासमेट रहे हैं, दोस्त रहे हैं और आज भी हमारे साथ हैं। और एक समाज का पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, कई सालों से काम करते आए हैं, समाज के विभिन्न मुद्दों पे टॉपिक पे बात करते आए हैं। और समाज के जो छोटे तबके के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं या जिनके पास साधन नहीं है अपनी बात रखने का, जो उनके लिए भी खड़े रहते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने दोस्त का, गौरव का। गौरव, थैंक यू, वेलकम टू आवर चैनल। तो क्या हालचाल है आजकल? ऑल गुड एंड ऑलवेज। अभी देखा दिल्ली में जो इलेक्शन हुए, नज़र तो रखी ही होगी। दिल्ली के इलेक्शन में 10 साल बाद एक बदलाव आया, केजरीवाल जी चले गए। क्या लगता है, क्या कारण है केजरीवाल जी का जाने का? केजरीवाल जी के जाने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब उन्होंने एक अपनी स्पीच में ये भी बोला था कि मोदी जी आप दूसरा जन्म भी ले लो तो भी दिल्ली से मुझे नहीं हरा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों। हम अगर प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं तो प्रैक्टिकल होना भी चाहिए। 27 साल बाद बीजेपी आई है, वो उसी का नतीजा है कि उन्होंने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस ना होते हुए भी ज़मीनी तौर पे अपना काम किया और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने। तो मेन यही लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने लेट होगी। ओवर कॉन्फिडेंस, और सभी को पता है कि उनके टॉप मोस्ट लीडर एक लीकर स्कैम के अंदर भी थे, सज़ा भी काट के आए हैं और अभी भी उनका ट्रायल चल रहा है। तो जनता को समझ में आता है, जनता अपना डिसीजन लेती है। ऐसा फील नहीं होता कि जनता ने शायद ज़्यादा लेट कर दिया डिसीजन लेते लेते, और जो इतने 10 साल में जो रायता फैला दिया है उन्होंने, अब उसे समेटने में भी टाइम लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कहा कुछ और गया, करा कुछ और गया, बताया कुछ और गया, लाइक दैट। सबसे बड़ी विडंबना मुझे यही लगती है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक बंदा जो भी पॉलिटिकल से थोड़ा बहुत भी कनेक्ट होता है, वो यही सोचता है कि जनता पागल है। बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल जनता होती है वो जनार्दन होती है। जनता ही किसी को बनाती है और जनता ही किसी को बिगाड़ती है। ये सब वक्त की डिमांड होती है और वक्त के हिसाब से अगर जो उनको लग जाता है कि नाउ दैट इज़ द बेस्ट, तो उसको चुनती है, अदरवाइज डिनाई कर देती है। इसमें एक दिक्कत और भी आ जाती है जो मेरे को फील होती है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स का स्टार्ट किया, आंदोलन से चालू किया, आंदोलन में आम जनता ने अब जुड़ गई उनके साथ और कैंपेन को इतना बड़ा बना दिया, अन्ना हजारे कैंपेन को, कि उसके आगे लोग सोच ही नहीं रहे थे। लोगों के दिल में ये भावना आ गई थी कि अब देश में कुछ नया बदलाव आएगा। शायद सत्याग्रह आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन देश का ऐसा रहा जिसने देश की पॉलिटिक्स को बदल दिया, है ना। अब उसमें आप जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस करती है। अगर आप कोई आंदोलन करेगा तो शायद जनता उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। क्या ये नुकसान नहीं है? हाँ, ये नुकसान है भी और नहीं। क्योंकि अगर हम अपना अतीत देखें और हम अगर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई देखें तो इसी आंदोलन का नतीजा है कि हम आज आज़ाद देश में सांसें लेते हैं और इतना आज़ादी से फ्रीली हम इसको करते हैं। हमारा फंडामेंटल है। आप ये किसी को स्क्रिप्टेड मत समझो कि किसी ने स्क्रिप्ट किया है और अपने आप को पॉपुलर किया है और पॉलिटिकली पार्टी आ गया। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग सेंटिमेंटल से खेलते हैं, कुछ लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ हम आंदोलन करते हैं, हम स्क्रिप्टेड प्लान करेंगे, हम लोगों को बगलाएंगे, फुसलाएंगे और अपने आप को स्थापित कर लेंगे। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहते हैं कि ऐसे ही एक स्क्रिप्टेड आंदोलन केजरीवाल जी नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं, आंदोलन सही था लेकिन उसको, उसके रास्ते को, उसके मोटिव को बदल दिया गया अपने लालच के चक्कर में। जैसे जब लोग कनेक्ट करते हैं ना तो लोग अपने आप कनेक्ट कर जाते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि वो अपने आप कनेक्ट कर जाते हैं जब भावनाएं जुड़ जाती हैं। हाँ, अब उस भावनाओं पर चोट लगी है। बिल्कुल। अब तो कहते हैं ना, छाछ दूध का जला छाछ को भी फूक के पीता है। हाँ, तो वो वाली कहानी बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ टाइम तक उसे करना, उस तरह के आंदोलन को करना या उसमें से कुछ निकलना पॉजिटिव, लोगों को ये ट्रस्टेड लगेगा। अपने आप को ठगा महसूस करती है जनता।
अभी आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक थोड़ा सा इसलिए नहीं रखूँगा कि आपने देखा होगा कि ना अभी एडवोकेट्स का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें सारे एडवोकेट्स वगैरह इकट्ठे हुए। उन्होंने एक आर्टिकल का बेसिकली एक रूल का उन्होंने किया। वो रूल क्या था कि एडवोकेट एक प्रोफेशन है, उसमें वो आंदोलन में नहीं जा सकते, अपनी बात को खुले मंच पे मीडिया पे नहीं रख सकते। लेकिन एडवोकेट्स ने शायद ये कहा कि ये तो हमारा सबसे बड़ा राइट्स है, अगर व्यक्ति की अभिव्यक्ति ही छीन ली जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर हम ओपन प्लेटफॉर्म पर किसी भी विवाद को नहीं लेकर आएंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? असल बात क्या है ना, मैंने ये बात इसलिए रखी कि जो भरोसा है वो टूटता है नेताओं से। जैसे पुलिस पे से भरोसा लोगों का टूटा हुआ है तो ट्रस्ट करते नहीं मोस्टली लोग। ऐसे अगर नेताओं से भी टूट जाए, और उन नेता से जो अपने आप को आम आदमी कहता हो, जिसकी पार्टी का ही नाम आम आदमी है, और ऐसे लोगों से भरोसा टूटता है तो ये ज़्यादा हानि पहुँचाता है। एक्सपेक्ट उनके जो कि कह के करते हैं कि हाँ हम तो आए इसीलिए पॉलिटिक्स में कि हमें तो लूटना है। छोटा सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगा, कि अब मान लो कि आप किसी पे भरोसा करते हो और वो आपका भरोसा तोड़ दे, तो आप दूसरे पे भी भरोसा नहीं करोगे। लेकिन अब हमारा जो मेन मुद्दा क्या है पॉलिटिक्स का, वो ये है कि जो समाज के अंदर दबे कुचले लोग हैं, जो अपनी अच्छी जगह बैठे वो तो ठीक है, जो आम लोग होते हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है और वो भी इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज़्यादा वोट वही देते हैं, मिडिल क्लास लोग। अब ऐसे लोगों की आवाज़ बनने की जगह आप अपने ही प्रॉफिट देखें तो कैसे होगा? मैं समाज के हर तबके की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी एक की। समझ गया मैं। जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, वो जो कह कर आए थे, जो वो करके आए थे, मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेशन था। अगर हम बात करें तो ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। और हम हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी बात की जा सकती है। उनका जो एक मॉडल था, मॉडल क्लिनिक, वो सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, लोकली हमारे सेक्टर में तो नहीं रहा। फिर भी अगर हम अदर्स बात की जाए, अदर्स पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात की जाए, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की कुछ कंडीशंस यहाँ पे ठीक हुई। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो इन पे उन्होंने काम किया है। हाँ, मैं इत्तेफाक इन चीज़ से नहीं रखता अगर वो ये कहें कि दिल्ली को डेवलप किया है। दिल्ली को डेवलप करने वाली शीला दीक्षित थी, उसके बाद हमने दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं देखा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अब इसी पे एक बात याद आती है कि शीला दीक्षित का काम आज सब सराह रहे हैं। आज कई चैनल पे बैठ के केजरीवाल के नेताओं ने, केजरीवाल जी ने खुद ने कहा है कि नहीं जी सबसे अच्छी नेता रही हैं, और उसी के डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि इनके करप्शन के डॉक्यूमेंट हैं, इनको जेल जाना चाहिए, उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट करी। तो ये झूठ पे स्टार्ट की हुई पॉलिटिक्स हो गई, स्टार्ट से ही झूठ चल रहा है। आई थिंक ऑल इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स सही नहीं है ना, समाज के हिसाब से सही नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप हटा दो, कॉन्स्पिरेसी सारी हटा दो, तो समाज के हिसाब से आप समाज का मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हो, तो वो मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं ना फिर। तो कौन ऐसा मतलब मुझे कोई एक ऐसा बड़ा लीडर ये बता दो, समझ गया आप जो कह रहे हो, ये प्रोपेगेंडा फैलाकर पॉलिटिक्स में सक्सेस ना हुआ हो। किसी की भी बात करो। नहीं, पुराने बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो रहे हैं। पुराने वाले की तो आप बात ही नहीं कर सकते। वही तो चाहिए, तो समाज को वही ना। एक्चुअली आप पुराने की किसकी बात कर सकते हैं? आप पुराने में किसी को आज के लेवल पे अगर पुराने नेताओं को, मतलब जो आज़ादी के आसपास तक के जो नेता थे, है ना, उनसे तो बोल ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते तुलना, बोल ही नहीं सकते। वो तो इन लोगों के पैरों की धूल भी नहीं बन सकते। ये मेरा अपना मानना है। किसी भी एक लीडर को अगर हम उठा लें तो वो किसी भी एक लीडर के पैरों की धूल नहीं बन सकते आजकल के नेता। सही बात है। तो फिर ये जो पॉलिटिक्स की ध्रुवीकरण होती है, अब तुम्हारी बात को मैं आगे करता हूँ। पॉलिटिक्स की ध्रुवीकरण होता है, जैसे जो हमारे हरिजन समाज के लोग हैं उनको लेके ध्रुवीकरण होता है, मुस्लिम समाज के लोगों को लेके ध्रुवीकरण होता है, अब तो शायद पंजाबियों को लेके भी चालू होने लगा है। तो फिर वो क्या है? फिर उन लोगों का उत्थान कैसे होगा? आप कहते हो, आप लड़ते आ रहे हो समाज से कि भाई नहीं हमारे इनके साथ भेदभाव होता है, हम इसके लिए लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ भी तो धोखा ही है फिर। चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हो गई या चाहे आपके चंद्रशेखर जी हो गए, इन आपस में इनकी पॉलिटिक्स का अगर यही मुद्दा रहता है उनका, तो समाज का उद्धार कैसे? देखो, आपने जो ये एक दलित शोषित वंचित
समाज की जो बात की है ना, ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, इतना स्मॉल नहीं है कि हम इन्हें 2 बातों में ख़त्म कर दें। नहीं, सही बात है, नहीं भी है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पॉलिटिक्स में ईमानदारी नहीं बरती जाएगी तो उनका उद्धार कैसे होगा ना? उनको कैसे ऊपर लाया जाएगा? Exactly, सिर्फ रिजर्वेशन देकर तो नहीं हो सकता। रिजर्वेशन तो फिर आपके बीच में झगड़े पैदा कर रहा है। मैं आपको और पूरे समाज के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज पॉलिटिक्स का मतलब रह क्या गया है। अभी पॉलिटिक्स का मतलब ये रह गया है कि जब चुनाव आ रहे होते हैं तो मीडिया बोलती है हिंदू और मुस्लिम, सब हिंदू है, सब हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण दिखा देते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कंट्रोवर्सी दिखा देते हैं। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है कि असल मुद्दों से ध्यान को भटकाकर और इस मुद्दे पे टोटल इलेक्शन लड़ा दिया जाता है। ठीक है, इसका सीधा जीता जागता उदाहरण माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कटोगे तो बटोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कटोगे तो बटोगे, किससे कट रहे हैं, किससे बट रहे हैं यार? करेक्ट करना चाहूँगा, बटोगे तो कटोगे। हाँ सॉरी, बटोगे तो कटोगे, वही वो। तो मतलब मीन्स क्या, आप क्या बताना चाह रहे हो? किससे बट रहे हैं हम? क्या हम एज एन इंडियन नहीं है? हमारी पहचान सिर्फ एक भारतीय बतौर नहीं होनी चाहिए? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था कि मैं सर्वप्रथम और अंत में भारतीय हूँ, इसके बीच में मैं जो मर्जी हो सकता हूँ, यही बात मैं भी कहना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही। ये वाली बातों के ऊपर आज कोई इलेक्शन लड़ने के लिए राजी नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि इनके सबके चूल्हे बंद हो जाएंगे। वही मैं तो कहना चाह रहा हूँ ना कि केजरीवाल जी ने वो जो आंदोलन स्टार्ट किया था, मेन मुद्दा क्या था? उसमें एक भरोसा था, हर तबके को एक भरोसा था, एक उम्मीद थी कि नहीं कोई ईमानदार गवर्नमेंट आएगी। लेकिन वो जो चालू ही झूठ से हुआ और ख़त्म भी झूठ पे आके हुआ है। तो अभी तुमने कहा इस बात को कि पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है, वो पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। तो जब पॉलिटिकली इन चीज़ों पे होगी तो फिर आम लोगों के जो वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ सॉल्व होंगे? फिर तो वो हो ही नहीं पाएंगे। तो यही चलता आया, यही चलता रहेगा। देखो मेरे हिसाब से तो पॉलिटिशियन आएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये समझना पड़ेगा। मैं वही पॉलिटिशियन कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे ही समाज से आता है। तो जो भी हमारा मुद्दा है, जैसे अभी हमारे जो चैनल चालू करने का मुद्दा रहा, उद्देश्य था, वो यही था कि हम ये चाह रहे हैं कि समाज को, उसकी सोच को बदला जाए कि भाई हर चीज़ ना एक चश्मे से ना देखी जाए, उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या? जो मेरा ओपिनियन है ये है कि करप्शन हर सेक्टर में बर्दाश्त की जा सकती है, पॉलिटिक्स में करप्शन नहीं बर्दाश्त की जानी चाहिए। ये मेरा करप्शन ना हो, सबसे ज़्यादा करप्शन तो पॉलिटिक्स में। करप्शन ना हो तो सब सुधर जाएगा। एग्री या नहीं? लेकिन मैं चाहता हूँ कि करप्शन वर्ड ही खत्म हो जाना चाहिए। वो जब ही होगा ना जब हाई लेवल पे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आप अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं केजरीवाल का फिर से एग्जाम्पल दूंगा। अगर केजरीवाल इलेक्शन ईमानदारी से जीतते आए, पब्लिक सपोर्ट से आए, उन्हें सत्ता मिली, उनको चांस दिया गया, उन्होंने उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर चलाया होता, उन्होंने उस तरीके से चलाया होता कि लोगों का भरोसा नहीं टूटता, तो आज 10 साल बाद वो सत्ता से गायब नहीं होते। हाँ, वो भी आम आदमी आए थे और मतलब वीआईपी बन गए देखा हम लोगों ने। हाँ, तो मेरा ये है ऑब्जर्वेशन। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने व्यूअर से भी कि पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं जो गंदा किया जा रहा है वो गंदा ना रहे, लोग ईमानदार आएँ, ईमानदारी से काम करें और जो छोटे तबके के लोग हैं उनके ऊपर काम करें, उनके प्रॉब्लम पे काम करें। आपने ये वाली जो बात बोली है ना, इस वाली बात को अगर ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकता है और किसी ने किया है तो इंडिया में एक पार्टी है और मुझे लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, फिर वही बात आ जाएगी। नहीं, उसके पीछे का मैं एक रीज़न बता सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैंने देखा है कि आज कांग्रेस को भी मैंने देखा है, कांग्रेस का मैंने पीक भी देखा है, मैंने बीजेपी भी को भी देखा है, बीजेपी का पीक देख रहे हैं, ठीक है ना, और मैंने बहुजन समाज पार्टी को भी देखा है और बहुजन समाज पार्टी को एनालिसिस भी किया है। आपको पता है अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज बोलता है, ठीक है ना। विश्व के अंदर अगर कोई आइडेंटिटी कही जाए कि सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। अमेरिका ने उन्हें सम्मानित किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मानित किया, ठीक है।
लेकिन भारत के अंदर उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनको भारत रत्न तक नहीं मिला। भारत रत्न कब मिला? जब बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, जब बहुजन समाज पार्टी ने अपना वर्थ, अपना कैपेबिलिटी दिखाई और वो सरकार के सामने उनका आईने दिखाया, तो उनको भारत रत्न, उनको सम्मान देने की जो मतलब सम्मान देने का जो काम किया गया वो उसके बाद किया गया। फिर उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी ने उस एक गरीब तबके के लिए इतना काम कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे के बतौर एक दलित समाज को लगाया गया, जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया मायावती जी को। नहीं वो सही उसने है, एक रिवोल्यूशन पैदा किया। वही मैं कह रहा हूँ, रेवोल्यूशन से चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे केजरीवाल बढ़ा, लेकिन हुआ क्या? एंड ऑफ वो रिवोल्यूशन क्या था? वो रिवोल्यूशन यही था, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो लाइन में पीछे उस खड़े बंदे से बात करती है, उसके हक अधिकार की बात करती है जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर यूपी में से गायब कैसे हो गई? सत्ता मिली उन्हें, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, सिर्फ स्टैचू बनाए गए, छोटे तबके के लोगों के लिए काम कहाँ हुआ? दलित समाज के लिए काम कहाँ हुआ? जहाँ तक के स्टैचूज़ की बात है, अगर स्टैचूज़ की बात की जाए तो आज मेरे हिसाब से शायद उनका यूपी में भी कहीं कोई वो है ही नहीं प्रेजेंटेशन। अभी यूपी में तो है। अगर हम वोटर की बात की जाए और उनके वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वो स्टेबल है। स्टेबल है। सुनो मैं बताता हूँ आपको, उसमें जो थोड़ा बहुत हेर फेर वाला जो वोटर होता है वही वोट डिसाइड करता है। अच्छा, और वही जीत और हार को डिसाइड। ये तो हेर फेर वाली बात हुई। अब तो पार्टी भी दो जगह बट गई है, दो धड़ों में बट गई है। अब समाज में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। कैसे हो गई? कोई कि एक तो हो गई बहन जी, चंद्रशेखर जी अलग आ गए, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, बात वो एक ही मुद्दे की कर रहे हैं, बात एक ही मुद्दे की है, लेकिन लड़ अलग अलग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ दोनों का। इवन अभी इसी इलेक्शन में, लास्ट टाइम अभी जो इलेक्शन हुआ उसके टाइम पे तो नगीना जहाँ से चंद्रशेखर हैं एमपी, उनके साथ वहाँ पे जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था तो बीएसपी की पार्टी के लोगों ने जाके उनके खिलाफ भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, और चंद्रशेखर जी ने ये अपने इंटरव्यू में कहा है। मतलब बहुत उनको डाउनग्रेड करने की कोशिश की गई। तो जब आप अपने ही समाज के आदमी का कर रहे हैं, और चंद्रशेखर जी ने कभी मायावती के बारे में कोई उल्टा सीधा बयानबाजी नहीं करा, ना कुछ कहा है आज तक, लेकिन वो जो हुआ है तो वो भी तो गलती है ना। तो कैसे आप उसको वो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं वो चीज़ चेंज हो रही है? अब वो स्टार्ट जो हुआ, स्टार्ट तो पॉजिटिव वे में हुआ, नहीं ठीक है, लेकिन आते आते तो वो करप्शन में बदल गया ना। मैं करप्शन, आप चंद्रशेखर जी का शिकार बोल रहे हैं? करप्शन का शिकार नहीं, आपस के पर्सनल इंटरेस्ट का शिकार है। पार्टी के अंदर जब उन्हें देखा गया, उनकी पार्टी में क्या हुआ कि जब देखा गया वर्चस्व बढ़ रहा है, हाँ। एक छोटे से आम आदमी का बच्चा, छोटे तबके का बच्चा जिसे कोई जानता नहीं है, वो बंदा एक मुहिम छेड़ता है और उस मुहिम से वो ऊपर उठता है, तो जो सत्ता में बैठे लोग थे, जो उस पार्टी के हेड लोग थे, मेन लोग थे, उनको उनके अंदर डर महसूस हुआ, और उस डर ने उनको उनके अगेंस्ट किया। देखो नहीं है, मैं आपको इसमें ना, मैं अपना राय आपको ये देना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी है ना, नेता बनाने की फैक्ट्री है। नहीं, नेता तो देश में, ये देश नेताओं का ही है, नेता ही बनते हैं सारे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुजन समाज पार्टी जो है ना, वो एक नेता बनाने की फैक्ट्री है। मैं जिस टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ वहाँ आ रहे हो आप, बस एक छोटी सी लाइन। हाँ, मैं आपको पूरा जो बोलना चाह रहे हो, आप जो कहना चाह रहे हो, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। आप बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी है ना, नेता बनाने की फैक्ट्री है। इसमें लोग आते हैं, नेता बनते हैं, या इसके अफेक्ट से नेता बनते हैं और अपने आप को जागर करते हैं। बहुत ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बताता हूँ, लेट मी फिनिश प्लीज। मैं आपको ना चंद्रशेखर की आपने बात की, मैं चंद्रशेखर की ही बात बताता हूँ आपको। चंद्रशेखर जी ने द ग्रेट चमार लिखना स्टार्ट किया अपने गांव के बाहर। इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ आपको। पता है वो द ग्रेट चमार लिखने की जो उसके अंदर स्वाभिमान, जो उसके अंदर ताकत कब आई? 2014 से पहले तो नहीं आई, ठीक? और 2014 में ही क्यों आई? तो ये कॉन्स्पिरेंसी आप कह रहे हो कि बीजेपी आई तो नो, फिर ये स्वाभिमान उसके अंदर जब उस उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित की समाज की बेटी मुख्यमंत्री बन गई थी, और उसने अपने समाज को इतना ऊपर कर दिया, इतना मनोबल बढ़ गया
कि वो अपने ना अपनी आइडेंटिटी को जो छुपा कर, डर कर, दबे कुचले समाज की तरह रैंकते हुए जीते थे, वो इतने ऊपर हुए, इतने पॉपुलर हुए कि वो लिखने लगे द ग्रेट चमार। नहीं वो ठीक है, मैं समझ गया वो जो आप कहना चाह रहे हो। मान सम्मान स्वाभिमान जो बना, लोगों का इतना अग्रेशन आया, इतना ऊपर बढ़े। गौरव भाई जो आप कहना चाह रहे हो तो था। वो मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो। मेरा ये कहने का मुद्दा है कि जो चीज़ स्टार्ट होती है पॉजिटिव से वो एंड नेगेटिव पे जाके क्यों हो रही है। अगर वो आया है, बात तो एक समाज की हो रही थी, कर भी आज ही एक समाज के रहे हैं, तो आपस में लड़ना किस बात का? लड़ कोई नहीं रहा। लड़ रहे नहीं, खुद की इनके वर्ड हैं। नो, मैं इंटरव्यू दिखा सकता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी अगर लड़ने लगती ना ऐसे सभी से, या अपने ही समाज के लोगों को बोलने लगती, हर पार्टी में ही तो हर पार्टी में तो वो उनके उद्धार के लिए काम ही नहीं करती ना। नहीं, समझ गया, ये हर पार्टी में है। वर्चस्व की लड़ाई हर पार्टी में है। जब एक छोटे से लेवल से बंदा बड़ा होने लगता है तो वहाँ पे ये आता है। ये हर सेक्टर में भी है, ऑफिस में भी होता है, ये पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है। मेरे ये कहने का मतलब है क्या ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर, ये पर्सनल इंटरेस्ट है लोगों का, अगर इनको छोड़कर वो समाज के लिए काम की जिसकी वजह से वो आए हैं पॉलिटिक्स में, तो ज़्यादा बेटर नहीं है? देखो मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे अपने मानने की बात है। मैं मायावती जी को एक बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ, और मैं उनके पैरेलली भी चंद्रशेखर को नहीं रख सकता। उसका अभी इनिशियल स्टार्ट है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तमाम उम्र उन्होंने दे दी। ये कहना चाह रहे हैं आपके चंद्रशेखर ने जो MP हैं आज भी नगीना से, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है? काम की वैल्यू है, इंटरेस्ट सभी का एक होता है। जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है और जब मैंने सुना है, जाना है, अपने एरिया में उन्होंने MP बनने से पहले लोगों की क्राउड फंडिंग से कई सारे स्कूल चलाए। स्कूल में फंडिंग क्राउड से जनरेट की गई। उसके अलावा लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करके वो बंदा वहाँ तक पहुँचा। काम वो कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे मेरा ये मानना है, गौरव भाई, मेरा ये मानना है कि ना, अगर आप समाज के 10 लोगों के लिए भी ईमानदारी से काम करते हैं तो आपका वेलकम होता है, आपका वो पोस्ट जस्टिफाई हो जाती है। मैं बहुत मिनिमम अमाउंट बोल रहा हूँ, आपने अपने एरिया के लिए कर दिया। जैसे तुम्हारी कोई पोस्ट नहीं है ना, समाज सेवी हो, समाज के लिए काम कर रहे हो, आप आपके मोहल्ले में कोई छोटी बड़ी बात होती है, आप मोहल्ले में सबसे पहले पहुँचते हो। ये मैंने पर्सनली देखा है ना, विदाउट एनी इंटरेस्ट। वही मैं कह रहा हूँ कि जब मान लीजिए आपको भी सत्ता मिल जाए और आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साधने लग जाएं, तो फिर उस पॉलिटिक्स का क्या फ़ायदा? हाँ, ये तो बहुत ही गलत है और मैं भी इसका फेवर नहीं करता। तो मेरा दर्शकों से ये कहना है, जो मेरा उद्देश्य था इंटरव्यू का या करने का, वो ये था मेन, गौरव भाई, है ना, कि समाज के पास वो सोच जाए जो समाज के हित में हो। आज नहीं, आने वाले सालों में, 5 साल 10 साल, हो सकता है कि और लंबा टाइम लग जाए। सोच बदले तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा, देश बदलेगा। तो एंड करते हैं अपने इस इंटरव्यू को। स्वागत है आपका फिर से, और आगे फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी बुलाया जाएगा।